ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुक्र जनन नलिका की औतिकी। औतिकी मतलब हिस्टोलॉजी, इंग्लिश में तो आप क्या कहोगे इसको? हिस्टोलॉजी, यानी उसकी उत्तकीय संरचना। शुक्र जनन नलिका की उत्तकीय संरचना कैसी होती है, ठीक है। अच्छा, एक बार हम इस चीज को वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ होती हैं। शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पर होती हैं? तो कल भी मैंने कहा था कि लोकेशन आप बिल्कुल याद रखोगे। तो शुक्र जनन नलिकाओं की औतिकी की स्ट्रक्चर को हम पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शुक्र जनन नलिकाएं होती कहाँ पर है। तो कहाँ पर होंगी? कहाँ पर होंगी? बोलिए, शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पर होंगी? वर्षण, देखो आप, मैंने कहा था आप पहले के टॉपिक थोड़े क्लियर करो। इसमें कहां पर है शुक्र जनन नलिकाएं? इस डायग्राम में आपको कहां नजर आ रही हैं शुक्र जनन नलिकाएं? लिख रखा है कहीं पर? कहाँ है? कहां पर है शुक्र जनन? ऐसे देखो ये लिख रखा, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ये वर्षणपालियां हैं। प्रत्येक वर्षणपाली में 2 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती है। प्रत्येक वर्षणपाली में 2 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती, ठीक है। अच्छा, शुक्रजनन नलिकाएं 2 से 3 होती हैं। अगर इसका क्रॉस सेक्शन और देखें, इसको काट कर अगर और देखें तो शुक्रजनन नलिकाएं ऐसे दिखाई देंगी। यहाँ समझ में आ गई बात? समझ में आ गई भाई? यहाँ पर जैसे नली है, ये नली जा रही है, आप इनको काट दोगे तो सामने से तो देखोगे ऐसे, तो जैसे ये दिख रही है, इनकी सामने सामने के से ही तो दिखेंगे आपको। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आई? अब ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये एक तरह की ब्लाइंड ट्यूब होती है। कैसी होती हैं? हाँ, बंद रहती हैं एक तरफ से और एक तरफ से खुली रहती है, ऐसे ब्लाइंड ट्यूब होती है। क्लियर? हम इनकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। तो इनकी हिस्टोलॉजी पढ़ने के लिए आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। तो कहाँ होती हैं शुक्रजनन नलिकाएं? वर्षणपालियों में प्रेजेंट रहती हैं। कहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं? वर्षणपालियों में। और वर्षणपालियां कैसे बनती हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है वो अंदर की तरफ धस कर बड़े कोष्ठ में अनेक छोटे छोटे कोष्ठ बनाती है। इन छोटे कोष्ठों को हम क्या कहते हैं? वर्षणपाली। क्या कहते हैं? और वर्षणपाली कितनी बनती है? 200 से 300। कितनी बनती है? 200 से 300, ठीक है। इन वर्षणपालियों में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं प्रेजेंट रहती है, ठीक है भाई? बात समझ में आई? अब शुक्र जनन नलिकाओं की औतिकी हम पढ़ेंगे, इनकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। तो कुछ किस प्रकार से रहेगी तो देखते हैं। ये हिस्टोलॉजी दिखा रखी है शुक्र जनन नलिकाओं की। क्या दिखा रखी है? हिस्टोलॉजी दिखा रखी है, ठीक है। अब शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं, मान लो इसको पढ़ लो चाहे इसको पढ़ लो, एक ही बात। इसमें ये जो शुक्र जनन नलिका होती है, इसमें 2 प्रकार की सेल होती है, 2 टाइप। कैसी सेल होती है?
दो प्रकार की सेल, एक घनाकार और एक स्तंभाकार, एक घनाकार और एक स्तंभाकार, दो प्रकार की सेल होती है इसमें। ठीक है, शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं, इनके बाहर का ये जो आवरण होता है, ये बाहर का जो आवरण होता है, इसको ट्यूनिका प्रोपीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोपीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोपीरिया। और ये अंदर का जो आवरण है, ये समझ में आ गई बात भाई? ये है से, तो एक तो बाहर का आवरण हो गया और एक अंदर का आवरण हो गया। एक बाहर का आवरण हो गया और एक, तो बाहर के आवरण को क्या कहोगे? ट्यूनिका प्रोपीरिया। क्या कहोगे? ट्यूनिका प्रोपीरिया। और अंदर के आवरण को नहीं, अंदर के आवरण कहोगे आप जनन उपकला। क्या कहोगे? जनन उपकला। देखो इसमें इसको एक को ही काउंट करके बता रहा है। ठीक है, ये देखो जर्मिनल एपिथीलियम। क्या? जर्मिनल एपिथीलियम, जनन उपकला। क्या है ये? अब इस जनन उपकला में दो प्रकार की सेल होती है, एक तो घनाकार और एक स्तंभाकार। जो घनाकार सेल होती है, इनको आप प्रिमोर्डियल जम सेल भी कह सकते हो। प्रिमोर्डियल प्रीमोर्डियल जम से। क्या कहोगे? प्रीमोर्डियल जम से। प्रीमोर्डियल जम से, या फिर आप इनको कहोगे आदि जनन कोशिका। क्या कहोगे? आदि जनन कोशिका। या फिर इनको हम ये भी कह सकते हैं शुक्राणु जनन कोशिका। क्या कह सकते हैं? ये जो घनाकार सेल होती हैं, इनको प्रीमोर्डियल जम सेल। प्रीमोर्डियल जम सेल मतलब वो सेल होती हैं जो जम सेल बनाए, जो आगे जाके शुक्राणुओं को बनाए, तो इसी को लिए हम उनको शुक्राणु जनन कोशिका भी कह सकते हैं। और प्रीमोर्डियल को आप हिंदी में क्या कहोगे? आदि जनन कोशिका। क्या कहोगे? ठीक है, तो ये प्रीमोर्डियल जम सेल होती हैं। क्या होती हैं? और इसमें जो स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, इनको आप सर्टोली कोशिका कहोगे। क्या कहोगे? सर्टोली कोशिका। यहाँ पर आप देखो, इसमें सर्टोली सेल लिख रखी है, तो देखो ये बड़ी बड़ी स्तंभाकार है ना? और छोटी छोटी जो ये सेल है, ये छोटी छोटी सेल हैं, इनको आप क्या कहोगे? प्रीमोर्डियल जम सेल। अब ये अपने अलग अलग रूपांतरण करती है, जो आपको शुक्र जनन की क्रिया में समझ में आएगा। इसीलिए इनके अलग अलग नाम, जैसे प्रीमोर्डियल जम सेल स्पर्मेटोगोनियम बनाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रही है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रही है, फिर स्पर्मेटिड्स बना रही है। तो ये सारा जो काम है वो क्रम वाइज होता है। यानी सबसे पहले ये जो प्रीमोर्डियल जम सेल होती है वो द्विगुणित होती है। कैसी होती है? इससे जो सेल बनती है सबसे पहले, इनको बोलेंगे हम स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया से जो सेल बनेगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेल बनेगी उनको क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे? और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेल बनेंगी उनको क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। क्या कहेंगे? अब ध्यान रखना, ये वर्ड जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। इनके जो हिंदी है वर्ड शब्दावली है, उससे ज्यादा बेटर आपको इंग्लिश शब्दावली जल्दी याद होगी। क्लियर?
चाहे इनको हिंदी में लिख लेना, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, समझ में आ गई। वैसे इसको शुक्राणुपूर्वी कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड को शुक्राणुपूर्वी। और स्पर्मेटिड से ही क्या बनते हैं, शुक्राणु, क्या बनते हैं, शुक्राणु, ठीक है। तो सर्टोली कोशिका जो होती है, सर्टोली कोशिका अलग होती है, और ये प्रीमोडियल जर्म सेल है, ये देखो ये प्रीमोडियल जर्म सेल है। प्रीमोडियल जर्म सेल है, कैसी होती है, द्विगुणित, कैसी होती है, इससे स्पर्मेटोगोनिया बने, सबसे पहले समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बढ़े, स्पर्मेटोगोनिया, ये भी द्विगुणित बने। फिर इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर स्पर्मेटिड्स बने। स्पर्मेटिड्स अगुणित रहेंगे, इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। और शुक्राणु, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र कायांतरण कहते हैं। ये बातें एकदम क्लियर करो आप। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र कायांतरण, क्या कहते हैं, शुक्र कायांतरण, ठीक है। तो बात वापस सुन लो, प्रीमोडियल जर्म सेल, आप इसको रफ कॉपी में नोट कर लेना, प्रीमोडियल जर्म सेल से, ये आगे आ जाएगा डिटेल से, प्रीमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बना, स्पर्मेटोगोनियम बना, इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स। पढ़ रहे हो ना आसानी से, बोलो इसको क्या बोलोगे, स्पर्मेटोगोनिया बोलो, इस वाले को बोलो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलोगे, इसको बोलो, इसको बोलो स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स, ये शुक्राणु। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी दो आंसर। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अभी अभी मैंने बोला, गलत, शुक्राणु पूर्वी तो इसको हिंदी में बोलेंगे आप। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, शुक्र कायांतरण, क्या कहलाएगी, शुक्र कायांतरण, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये इस प्रीमोडियल जर्म सेल है, यह जो शुक्राणु जनन कोशिका है, ये क्या करेंगी, क्या करेंगी, अभी ये प्रीमोडियल जर्म सेल क्या करती है, या शुक्राणु जनन कोशिका क्या करती है, क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, क्या करती है, कैसे करेगी, कि सर सबसे पहले तो ये क्या बनाएगी, स्पर्मेटोगोनियम, फिर क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बनाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बनाएगी, स्पर्मेटिड्स, और फिर क्या बनाएगी, शुक्राणु, क्या बनाएगी, क्लियर। तो बड़ा किससे, इस प्रीमोडियल जर्म सेल से ही तो बना, तो इसका काम क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण करना। तो ये जो घनाकार कोशिकाएं होती हैं, जिसको आप प्रीमोडियल जर्म सेल कहोगे, इनका काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना, क्या काम होता है, बात समझ में आ गई, वापस से देख लो। ये शुक्र जनन नलिका की ओतकी है। शुक्र जनन नलिकाएं वर्षणपालियों में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, इनके अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो कुछ ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद ट्यूनिका प्रोपीरिया का आवरण पाया जाता है, और अंदर की लेयर कौन सी होती है, जनन उपकला की। जनन उपकला की लेयर में दो प्रकार की कोशिका होती हैं, घनाकार और स्तंभाकार। जो घनाकार कोशिका होती है उसको आप क्या बोलते हो, प्रीमोडियल जर्म सेल, और जो स्तंभाकार होती है उसको क्या बोलते हो, सर्टोली कोशिका, क्या बोलते हो, सर्टोली कोशिका, क्या बोलोगे, सर्टोलिय नहीं, सर्टोली, क्या बोलोगे, सर्टोली कोशिका, ठीक है, हो गया इतना।
प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो होती है वो शुक्राणु बनाती है, ये इसकी स्टेप हो गई। ये इसकी क्या हो गई, इसके बाद में क्या बनाएगी, इसके बाद में क्या बनाएगी, ठीक है, क्या बनाती है, शुक्राणु। अब बात आती है सर्टोली कोशिका क्या करेगी, सर्टोली कोशिका क्या करेगी, ठीक है। तो सर्टोली कोशिका के और भी नाम होते हैं। सर्टोली कोशिका है उसके और भी नाम होते हैं, जैसे इसको मदर सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मदर सेल, ठीक है, मदर सेल। इसको नर्स सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर्स। नर्स नहीं होती क्या हॉस्पिटल में, वो नर्स। सर्टोली कोशिका जो होती है, सर्टोली कोशिका, उसको मदर सेल भी कहते हैं, नर्स सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मदर सेल, ठीक है। इसके अलावा इसको सब टेंटाकुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके अलावा इसको सेस सस्टेंटाकुलर भी कहते हैं। देखो कितने नाम हो गए, याद रखने आपको। सर्टोली कोशिका, मदर सेल, नर्स सेल, सब टेंटाकुलर, सस्टेंटाकुलर, इतने नाम होते हैं। काम, इसका काम क्या होता है, जैसे हम बात करें नर्स, नर्स जो होती है हॉस्पिटलों में होती है, केयरिंग करती है ना, तो ये केयर करती है, किसकी केयर करती है, शुक्राणु की। किसकी केयर करती है भाई, शुक्राणु तो बन गया, अब इसको पोषण कौन देगा, सर्टोली कोशिका। कौन देगा, देखो ये सर्टोली कोशिका है, शुक्राणु बनने के बाद इस सर्टोली कोशिका में धस जाते हैं, ये धस गए, दिख रहे हैं ना, और इसे पोषण ले रहे हैं, ठीक है। और ये इसका काम रहता है क्षतिग्रस्त ऊतकों को बाहर निकालना, ये भी होता है इसका काम। तो ये आपका इतना तो हो गया। अब हम बात करते हैं जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, उनके बाहर के आवरण को अंतराली भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो बाहर भरा हुआ है इसको क्या कहेंगे, अंतराली भाग। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको कहते हैं लेडिग सेल। क्या कहते हैं, लेडिग सेल, लेडिग कोशिका, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं वो एंड्रोजन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एंड्रोजन। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, क्या, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। ये एंड्रोजन हार्मोन जो होता है शुक्र जनन की प्रक्रिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया तो ये हो रही है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से शुक्राणु का बनना शुक्र जनन की प्रक्रिया है, और इसके लिए एंड्रोजन हार्मोन जो रिलीज होता है, एंड्रोजन हार्मोन, ये अब विसरण प्रक्रिया द्वारा इन शुक्र जनन नलिकाओं में प्रवेश कर जाएगा। ये छोड़ेंगी और इसमें प्रवेश कर जाएगा और इनको मिलता रहेगा, शुक्र जनन की प्रक्रिया चलती रहेगी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। लेडिक सेल का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करना। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये शुक्र जनन नलिका उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और शुक्राणु को बनाने में मदद करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। देखो सर्टोली कोशिका से ही है, पहले का तो मान लो आपको समझ में आ गया। सर्टोली कोशिका, ये कोशिका स्तंभाकार होती है, इन्हें सस टेंटाकुलर, सब टेंटाकुलर, मदर सेल, नर्स सेल भी कहा जाता है। आवाज नहीं, क्लियर। ये सर्टोली कोशिका के कार्य, यह विकसित होते हुए शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, क्षतिग्रस्त मृत कोशिकाओं का भक्षण भी करती है। ये शुक्राणु पूर्वी के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य का विभाजन करती है। यानी शुक्राणु पूर्वी कौन सा हुआ, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के लिए
उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसका कोशिका द्रव्य भी बाहर निकलना जरूरी है, तो ये कोशिका द्रव्य को बाहर निकालने में भी सहायक होती है। शुक्राणु के उत्पादन को भी प्रेरित करती है। क्या करती है? और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नियमन हेतु इन विभिन्न हार्मोन का स्रावण करती है। मतलब FSH जो हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि से जो निकलता है FSH, वो ज्यादा नहीं निकल जाए या कम नहीं निकल जाए, इस चीज को भी यही देखती है, इसको कंट्रोल करने का काम भी करती है। तो सर्टोली कोशिका के इतने कार्य हो गए, क्लियर। और सर्टोली कोशिका इंपॉर्टेंट है भाई, सर्टोली कोशिका इंपॉर्टेंट है, इसके कार्य पूछे जा सकते हैं। नीचे देखो, ये जो शुक्राणु जनन नलिकाएं हैं या शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इनके चारों तरफ अंतराली भाग क्या होना चाहिए? यहाँ पर अंतराली भाग में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इन्हें लेडिक सेल कहते हैं। जो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। ये विसरण प्रक्रिया द्वारा शुक्र जनन नलिकाओं में प्रवेश करता है और शुक्र जनन की प्रक्रिया करवाता है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर, सर्टोली कोशिका वाला और शुक्र जनन नलिका की ओतकी वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई? देखो, अगला जो टॉपिक है आपका वो रहेगा अधिवर्षण का। किसका रहेगा? अब इसमें अधिवर्षण कौन सा है? अधिवर्षण कौन सा है इसमें? ये वर्षण की संरचना है। देखो, अधिवर्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। तो ये एपिडिडाइमिस है। अब देखो, ये लिख रख रहा अफ्रेंट डक्ट। तो अफ्रेंट डक्ट तो कौन सी हुई? अपवाही नलिका। कौन सी हुई? जो इसमें आके खुलती है, कल बताया था। अधिवर्षण जो होता है वो 6 मीटर लंबा होता है अभी। कितना? 6 मीटर कितना हुआ? 6 मीटर कितना हुआ? 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? कितने होते हैं? 2? 2? 3 या 3.5 होते होंगे मेरे ख्याल से। तो 3 भी यदि आप लगाओ ना, तो 6 को गुणा करो 3 से, कितने हो गए? 18। कितने? तो 18 फुट बहुत होता है। अब इतनी ज्यादा लंबी संरचना छोटी सी जगह में कैसे रह जाती है, बताओ? पहली बात तो ये एकदम पतली चपटी नलिकाएं होती है और ये हाईली कोइल्ड होता है, सुपर कोइलिंग होती है इसके अंदर, अत्यधिक कुंडलित होता है, ऐसे आपस में ऐसे गुथा रहता है। तो बड़ी सारी जो रस्सी है, अगर मान लो अगर इतना सा भी इसको समेटना हो तो हम समेट के रख सकते हैं ना। वैसे ये हाईली कोइल्ड रहता है। यहाँ पे देखो, इसका ऐसे घुमाव रहता है, इसके अंदर हाईली कोइल्ड रहता है। आदमी मर जाता है तो आदमी मर जाता है तो जो हाईली कोइल्ड रहती है, और ये कोमा आकार का होता है। ऐसे कोमा नहीं लगाते क्या अपन? ऐसे किसके ऊपर? वर्षण के ऊपर कोमा आकार का होता है। इसके 3 भाग होते हैं। ये शीर्ष अधिवर्षण होता है, ठीक है। ये एक मध्य अधिवर्षण हो गया ये, और ये पुच्छ अधिवर्षण होता है, ठीक है। शीर्ष अधिवर्षण इस पे टिका रहता है, अब वाहिनियां इसमें खुलती हैं आकर, ये आगे तक जाता है वर्दी करता हुआ, और ये वर्दी करके किस में खुल जाता है? शुक्र वाहिनी में। किस में खुल जाता है? शुक्र वाहिनी में, ठीक है। और फिर किस में चला जाएगा? ये उदर गुहा में। किस में चला जाएगा? ठीक है। अधिवर्षण के काम, अधिवर्षण के काम बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो शुक्राणु का अस्थायी संग्रहण करता है। क्या करता है?
अस्थायी संग्रहण मतलब स्थायी नहीं करता कि वो उनको वहीं पे स्टोर करके रख ले, नहीं, अस्थायी करता है। और एक क्रियात्मक परिपक्वन करता है, उनका दो काम करता है। क्या क्या करता है? और एक क्रियात्मक परिपक्वन, ठीक है, मतलब उनको पावर देता है आगे जाने के लिए। उनको क्या देता है? पावर देता है आगे जाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? देखो सामने देखिए, अधिवर्षण 6 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित पतली व चपटी नलिका है। यह वर्षण के ऊपर पतली व चपटी कोमानुमा संरचना में स्थित होती है। 3 प्रकार का होता है, शीर्ष अधिवर्षण, मध्य अधिवर्षण और पुच्छ या पश्च, कुछ बोल सकते हो, या पश्च अधिवर्षण। और नीचे इसके कार्य रहे, स्पर्म का अस्थायी संग्रहण करना और स्पर्म का क्रियात्मक परिपक्वन करना। क्लियर? इतनी सी बातें हैं, ये समझ में आ गई आपको? आ गई ना? ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम देखो आप, ठीक है, इसमें किसका डायग्राम है? किस चीज का डायग्राम है? समझो इसको, किस चीज का डायग्राम? इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है और तेरे को समझ में नहीं आ रही? चलो नाम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं शुक्राशय, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, इसको बोलते हैं मूत्राशय, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं और इसको प्रोस्टेट को प्रोस्टेट। अब बताओ, समझ में आ गया? देखो ये वहां से दिखा रखा है जहां से शुक्रवाहिनी, ये मूत्राशय है। मूत्राशय में क्या होती है? मूत्रवाहिनियां भी होती हैं, ये ऊपर लगी होती हैं। और ऊपर क्या होता है? यहाँ पर क्या होगी? किडनी होगी। क्या होगी? किडनी होगी। और ये नीचे से आ रही है, शुक्रवाहिनी यहाँ से आ रही है, इसके ऊपर से कुंडलित होके आ गई है ना, इसके ऊपर से कुंडलित होकर इधर आ गई और वो उधर से कुंडलित होकर आ गई मूत्रवाहिनी पर, आगे आ गई। यहाँ के फूली हुई संरचना बनाती है, इसको क्या कहोगे आप? एम्पुला। फिर ये क्या है? शुक्राशय। शुक्राशय से एक छोटी नलिका आके एम्पुला की छोटी नलिका के साथ मिल जाती है और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्खलन वाहिनी। क्या बनाते हैं? इधर भी एक स्खलन वाहिनी और इधर भी एक स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी किस में आके खुल जाती है? प्रोस्टेट में। किस में खुल जाती है? और प्रोस्टेट आगे जाके ये क्या है? मूत्र मार्ग। क्या है? मूत्र मार्ग जो है उसके 3 भाग होते हैं वैसे। ये इसका प्रोस्टेटिक भाग होता है मूत्र मार्ग का। मूत्र मार्ग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर लंबा। ये इसका प्रोस्टेटिक भाग होता है, यानी मूत्र मार्ग, जितना मूत्र मार्ग प्रोस्टेट ग्रंथि से गुजरता है उसको प्रोस्टेटिक भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? और इतनी जगह में ये खाली रहता है, इसको इसका झिल्लीय भाग कहेंगे। ठीक है, बाकी का जो है वो सिसन के अंदर रहता है। बाकी का किसके अंदर रहता है? तो इसको हम कहेंगे सिसनी भाग।
समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? मूत्र मार्ग 3 भाग हैं, प्रोस्टेटिक भाग, झिल्लीय भाग और सिसनी भाग। ठीक है, ये इसमें मैंने बता दिया। शुक्रवाहिनी आंतरिक रूप से स्तंभी उपकला की बनी होती है। ये जो शुक्रवाहिनी होती है आंतरिक रूप से स्तंभी उपकला की बनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर तरंगीय गति होती है जिसके कारण शुक्राणु जो होते हैं कर्माकुंचन गति करते हैं। कौन सी गति? हाँ, कर्माकुंचन। जैसे केंचुआ चलता है ना, ऐसे खिसक खिसक के, ऐसे गति होती है जिसके कारण शुक्राणु आगे मूव करते हैं। ठीक है, और यहां तक आते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? मूत्र मार्ग स्खलन वाहिनी आगे आकर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है और मूत्र मार्ग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है? इसके 3 भाग होते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, बोल। हम्म, पेट में ऑपरेट करके निकाल देंगे डॉक्टर। पेट में यदि पथरी होती है तो कोई लोकेशन होती है उसकी। अगर पेट में पथरी है तो उसकी कोई लोकेशन होगी। अगर किडनी में होगी तो नॉर्मली तरीके से निकल जाएगी। कैसे? किडनी में यदि छोटी पथरी है तो आसानी से निकल जाएगी मूत्र के जरिए। किसके जरिए? मूत्र के जरिए, मूत्र विसर्जन के जरिए आसानी से निकल जाएगी। लेकिन मान लो वो और कोई लोकेशन हो उसकी, ज्यादातर केस में जो स्टोन बनती है वो किडनी में ही बनती है। ठीक है, और अदरवाइज जैसे इसमें पित्ताशय में बन जाए तो ऑपरेट करना पड़ता है और पित्ताशय में निकलना मुश्किल होता है। फिर पित्त की थैली को ही निकलवा देते हैं डॉक्टर। ठीक है, और पित्ताशय जब निकलता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। ये डायग्राम किसका है अभी? ये डायग्राम किसका है? आप आइडिया तो लगाया करो। आप तो ऐसे भयभीत हो गए, इंग्लिश में दे रखा, आगे इंग्लिश नहीं पढ़नी क्या? कॉमन से वर्ड ही तो है, कितनी बार तो बोल दिए मैंने। बताओ, कहीं से भी नेट से भी कोई भी टॉपिक सर्च कर लो, आपको कभी भी हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा उसको। तो कॉमन से तो बताएं, अभी अभी तो मैंने इनके नाम लिए हैं। तो ये क्या है? ये तो शुक्रवाहिनी, और ये क्या हो गया? शुक्राशय। और ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि में ये क्या है? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, वेरी गुड। क्या है? मूत्र मार्ग। ये डायग्राम क्या है देखो। है कौन से जानवर का है? कौन से जानवर का है? अरे इधर देखो, जानवर का है, हर कुछ ही बोल रहे हैं। कौन सा जानवर है ऐसे? गाय भैंस बकरी ये दिखते हैं आपको भी? देखो इधर से। अब इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये क्या है? ब्लैडर। क्या है? ब्लैडर यानी मूत्राशय। क्या? मूत्र बोल रहा है। कितनी बार बोल दिया, मैं बोलता हूं ब्लैडर, ये बोल रहा है मूत्र। मूत्राशय। क्या? मूत्राशय। ठीक है, ब्लैडर यानी मूत्र। किस आकार का होता है फिर? इसके इसमें, अरे ये मतलब जब डायग्राम लिया जाता है ना, जैसे मान लो, बता दूं आपको, इस चीज को भी क्लियर कर दूं। जैसे ब्रेन का सीटी स्कैन होता है, एमआरआई भी होती है।
तो आप उसको देख लो, इतना बड़ा देंगे वो, है ना। और आप एक एक डायग्राम को देख लो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर उसको ऐसे देखते ही बता देता है, क्योंकि उसको हर एंगल से ब्रेन की स्ट्रक्चर का पता है। इधर से कैसा दिखेगा, ऊपर से कैसा दिखेगा, नीचे से यदि देखते हैं तो कैसा दिखेगा, थोड़ा सा घुमा के देखेंगे तो ये कोना कैसा दिखेगा, ये कोना कैसा दिखेगा। हर एंगल की तस्वीर का पता रहता है उसको, उसी के आधार पे वो डिक्लेयर करता है बीमारी को, करता है ना। तो ये एक एंगल वाइज इमेज है, ठीक है। हाँ, देखो मैं समझाता हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। ये ब्लैडर, क्या है ये? ब्लैडर। और यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल, यानी शुक्राशय, क्या हो गया? शुक्राशय। और ये काउपर ग्लैंड, ये क्या है? देखो यहां से देखो, ये क्या है? वर्षण। ये शुक्रवाहिनी आ रही है, आ रही है, आगे गई, दो शुक्राशय, शुक्राशय, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये मूत्राशय। हाँ, ये इमेज सीधी नहीं है, ये बता रहा है, सही उल्टी है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि, ये मूत्राशय, आगे जाके प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि से फिर आगे जाके यहाँ पर काउपर ग्रंथि, और काउपर ग्रंथि से होता हुआ ये जो मार्ग वो पेनिस में जा रहा है, सीसन में। समझ में आ गई बात? तो ये सिस्टम है पूरा। और ये जो इतना सिस्टम होता है, ये उधर गुहा के बाहर होता है, पेनिस और वर्षण, यानी सीसन और वर्षण जो होते हैं उदर गुहा के बाहर, और ये सारा सिस्टम जो होता है उदर गुहा के अंदर होता है। तो आपको इमेज वाइज ये चीज याद हो जानी चाहिए कि वर्षण है संख्या में 2, कितने होते हैं संख्या में? एक एक निकली उनसे शुक्रवाहिनी, ऊपर गई, आगे जाके वो एक जोड़ी शुक्राशय से आने वाली नलिका के साथ मिलकर आगे जाके स्खलन वाहिनी बनाती है। दोनों स्खलन वाहिनी आगे जाकर प्रोस्टेट में मिल जाती है। प्रोस्टेट जो होता है वो आगे जाके मूत्र मार्ग के रूप में आगे निकल जाता है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलता है वहां पर एक ग्रंथि और होती है जिसका नाम होता है काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? काउपर ग्रंथि, ठीक है। तो ये बात समझाने की है सिर्फ, ठीक है। ये लोकेशन समझ में आ गई? आ गई, सेम लोकेशन है, ठीक है। ये वही ब्लैडर, ये शुक्रवाहिनी, क्लियर। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? और काउपर ग्रंथि यहाँ पे लगी होती है, थोड़ा सा नीचे काउपर ग्रंथि होती है। लोग, हाँ, वो काउपर ग्रंथि है जो क्लीन करती है, मूत्र मार्ग को क्लीन करती है, ठीक है।